में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। प्रभारी मंत्री ममता भूपेश पहुंची अलवर। कोविड कंट्रोल को लेकर जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक में किया मंथन। शिवाजी पार्क थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन ठगी और अश्लील चैट के 11 आरोपी किए गिरफ्तार। वाहनों सहित लाखों का सामान बरामद। अरावली बिहार थाना पुलिस ने 3 दिन बाद ही यादव छात्रावास में चोरी का किया खुलासा। आरोपियों को अरेस्ट कर सामान हुआ बरामद। इंजीनियर राहुल शर्मा मौत के प्रकरण में सेवारत चिकित्सकों ने पुलिस पर भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार करने का लगाया आरोप। आईएमए हॉल में बनाई आंदोलन की रणनीति। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर की प्रभारी मंत्री ममता भूपेश शुक्रवार को अलवर आईं। प्रभारी मंत्री सुबह करीब 11:30 बजे सर्किट हाउस पहुंची। यहाँ पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम, एडीएम प्रथम रामचरण शर्मा, एसडीएम योगेश डागुर सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी गण मौजूद रहे। वहीं सर्किट हाउस में विश्राम के उपरांत प्रभारी मंत्री ममता भूपेश जिला परिषद सभागार पहुंची, जहां कोरोना नियंत्रण को लेकर उन्होंने जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एसपी तेजस्विनी गौतम सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य सभी विभागीय अधिकारीगण उपस्थित रहे। इनके अलावा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा, किशनगढ़ पास विधायक दीपचंद खैरिया, रामगढ़ विधायक साफिया जुबेर खान और अन्य जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। बैठक संपन्न होने के बाद प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि वर्तमान में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड से प्रदेश को मुक्ति दिलाना है। इसके लिए परेशान लोगों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही अस्पतालों में उपचार व्यवस्था दुरुस्त किए जाने की प्राथमिकता रहेगी। उसमें से 36,069 लोग संक्रमित पाए गए। इनमें से अभी तक जो ठीक हो गए 33,463 तो विद इन 40 डेज में चल रहे हैं। इनमें से होम आइसोलेशन के अंदर देखिए, कोविड महामारी इस समय हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, राजस्थान के लिए नहीं पूरे देश और दुनिया के लिए। तो अभी हमारा प्रथम प्रयास तो ये है कि हम कोविड से लोगों को परेशान ना होने दें। जो मूलभूत सुविधाएं हम सरकार के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं वो कराएं। उसी के दिशा निर्देश यहाँ पे हुए। केंद्र सरकार जिस तरह से वैक्सीनेशन के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और हम लोगों के साथ में 18 से ऊपर वालों को पैसे लिए जा रहे हैं, हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते भी कि केंद्र सरकार फ्री वैक्सीन पूरी देश के अंदर करे और युवाओं को फ्री वैक्सीन दे। ये हमारी मांग है। अलवर जिले की प्रभारी मंत्री ममता भूपेश ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वैक्सीन की उपलब्धता में केंद्र पूरी तरह से लापरवाह है। राजस्थान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को वैक्सीन की भारी कमी चल रही है, जिसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। वहीं इस दौरान अलवर जिला कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवाओं को वैक्सीन का केंद्र की ओर से पर्याप्त इंतजाम करने की मांग की गई। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जोगेंद्र कोचर ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीति के चलते वैक्सीन का भारी अभाव राजस्थान प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। इसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। फ्री वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया राष्ट्रपति महोदय के नाम। हम चाहते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे रहा है आज पूरे देश में कि फ्री वैक्सीनेशन 18 से ऊपर के लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। आज पीएम केयर फंड के अंदर हज़ारों करोड़ रुपए आए हैं, हिंदुस्तान की जनता ने उनको कोविड की मदद के लिए दिए हैं। ऐसी स्थिति में वो नौजवानों के लिए वैक्सीन फ्री नहीं कर रहे, कहीं महंगी कहीं सस्ती, ये इस तरह की अलग अलग नीतियां बना के इस देश को भ्रमित किया जा रहा है। इन सब चीज़ों को रोका जाए और फ्री वैक्सीन युवाओं के लिए दी जाए। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के आदेशानुसार और मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा,
कि वैक्सीन के संबंध में राजस्थान जितना पिछले 2019 और 20 का जो कोरोना का वो निकला काल, उसमें राजस्थान सबसे आगे था वैक्सीन लगाने के क्रम में भी, कोरोना को संभालने के संबंध में भी। उसी संबंध में राजस्थान की सोच आज भी यही थी, मुख्यमंत्री जी की सोच भी यही थी कि हम पूरे राजस्थान, और जब अगर अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये छूट दे दी है कि वैक्सीन उनको मिलती रहेगी, तो राज्य सरकारों को क्यों वैक्सीन कंपनियां देंगी, क्यों जो उनको पैसा ज़्यादा वहाँ मिल रहा होगा। तो जब वो वैक्सीन राज्य सरकारों को मिलेंगी नहीं, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकारें चाहे कोई सी भी हों सब पिछड़ जाएंगी, और देश का जो टीकाकरण का जो अभियान चल रहा है वैक्सीन का, वो कंप्लीट पूर्ण नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार को आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने भी परसों भी जो कहा कि वैक्सीन के संबंध में जो अपने 33,000 करोड़ रुपए जो हेल्थ के लिए रखे थे, उनका क्या हुआ, उनका जवाब भी दे। तो अब जैसा कि सुनने में आ रहा है, केंद्र सरकार कोशिश करिए कुछ वैक्सीन ली जाए, लेकिन हाँ लेकिन जो भेदभाव जो हो रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इसी संबंध में हमने आज राज्यपाल जी के नाम से एक ज्ञापन दिया गया है, और जो हमारे शहर अध्यक्ष आदरणीय योगेश मिश्रा जी और जयपुर से प्रभारी पधारे जसवंत गुर्जर जी के नेतृत्व में दिया गया है, और उसमें सभी एमएलए जो कांग्रेस संबंधित हैं, सभी पूर्व एमएलए प्लस ऐसे प्रत्याशी जिनको हमने टिकट दिया और वो चुनाव नहीं जीत पाए, उनके नेतृत्व में और पूर्व एमपीओ के नेतृत्व में हमने ये ज्ञापन कलेक्टर को दिया है राष्ट्रपति के नाम। और वहीं अलवर शहर के वार्ड 20 के अनेक नागरिक प्रभारी ममता भूपेश से DRDA में मिले। यहां पेयजल समस्या से त्रस्त ये नागरिक करीब 1 घंटे तक जिला परिषद के लॉन में प्रभारी मंत्री के मीटिंग से बाहर आने का इंतजार करते रहे। नागरिकों का कहना था कि पिछले 4 महीनों से उनके वार्ड में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, इधर उधर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। इस पर प्रभारी मंत्री ने जिला कलेक्टर को समस्या के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इसके बाद ये नागरिक यहां से वापस अपने घरों को गए। हमारी लड़ाई नहीं है, एक आपको हमारी जो प्लेट लगा रखी है उसको पब्लिक की तो नहीं हटाने दे रही है, तो पब्लिक और पब्लिक की आपस में नहीं, हम के पास जाए बताइए, कोई नहीं कर देंगे पुलिस वालों ने हम लोगों ने अपनी समस्या रखी, उन्होंने हमारे धक्के दिए, बताइए क्या करें। उन्होंने उनकी हंसी उड़ाई, ताली बजाई। वार्ड नंबर 20 से आए हैं और लगभग 4 महीने से ये समस्या चल रही है। कलेक्टर साहब से मिल रही है, ADM से मिल रही है, जलदाय विभाग सब कर्मचारियों से मिल रही है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। इसलिए आज मंत्री महोदय से मिलने आए। पानी आ ही नहीं रहा पानी। अड़ोसी पड़ोसी जा रहे वहाँ से भर रहे भाई। हमारा लगभग 150 घर हैं, ये 150 घर के अलावा पूर्व में भी पानी आ रहा है, दक्षिण में भी पानी आ रहा है, उत्तर में भी आ रहा है। वहाँ से लोग भर भर के ला रहे हैं, रात भर बैठे रहते हैं। हमको वो ये कहते हैं कि हमारे वार्ड में पानी नहीं, जबकि वहाँ सुबह से शाम तक पानी आता है, और धमकी देते हैं अगर मोहल्ले में आओगे तो कहने से वो करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। पुलिस प्रशासन गया था प्लेट हटवाने के लिए, प्लेट लगी हुई है, लेकिन वो प्लेट नहीं हटाने दी। आज सुबह ही जो प्रशासन गया, ADM साहब गए, खुद पुलिस बल गया था, मोहल्ले वालों ने। हाँ, आधा मोहल्ला एक तरफ है, हाँ आधे में आ रहा है, और वो आने नहीं दे रहे। या तो पानी वो खुलवा दें, अगर नहीं खुलवाते तो हम भी फिर नाली वगैरह रोड के ऊपर ब्रेकर लगा देंगे, आने जाने नहीं देंगे मोहल्ले में। हम लोग 20 नंबर वार्ड से हैं, ब्रह्मचारी मोहल्ले से। पानी की समस्या है, हमारे 4 महीने से पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आंटी कहाँ पर आप लोग जा चुके हो? हम कलेक्टर साहब में भी जा चुके हैं, सभापति जी के पास भी जा चुके हैं, जलदाय विभाग में भी हम 5-6 बार जा चुके हैं, और कलेक्टर साहब के भी पास भी हम 5-6 बार जा चुके हैं। आपसे मोहल्ले की ही पार्षद सभापति भी है? बिल्कुल जी हैं, सभापति जी भी हैं। वो कोई समस्या समाधान नहीं है उनके पास, हमारी समस्याओं का मना कर दिया उन्होंने। 4 महीने से समस्या है हमारे वार्ड में पानी की समस्या के लिए ही आए हैं। आज ADM साहब सुबह गए थे, वहाँ मौके का मुआयना करा उन लोगों ने, उन्होंने मना कर दिया, बोले 2-3 दिन। सर 4 महीने से रुके हैं, 2-3 दिन कहाँ तक रुके हैं हम लोग? कितने आश्वासन लें, झूठे आश्वासन नहीं चाहिए अब हमको। बहुत ज़्यादा परेशानी, हमारे घरों में से बच्चे पानी लेके आ रहे हैं। अब कहाँ कोविड जाएगा? ये बच्चों के कोविड नहीं होगा क्या?
मेरे खुद के घर में प्रॉब्लम है, अस्थमा पेशेंट है, 2 किडनी पेशेंट है, एक डोनर है और एक किडनी पेशेंट खुद है। बताइए वो लोग पानी वजन उठाएंगे? उनको 5 किलो वजन से ऊपर वजन उठाने की मना है। वार्ड नंबर 20 से ब्रह्मचारी मोहल्ला, यही पानी की समस्या को लेकर आए हैं हम सब यहाँ पे और आ रहे हैं, लगातार सब जगह जा रहे हैं, कलेक्ट्रेट में गए, हम जाते हैं, हमारा कोई भी समाधान नहीं हुआ आज तक। बताओ 4 महीने में हमको आज एडीएम साहब गए, वहाँ प्रशासन गया, किसी ने भी कोई जवाब ही नहीं दिया हमें, बल्कि ये उनसे बात करके और आके चले गए। हमारे को कोई भी जवाब नहीं मिला उनसे, बात ही नहीं की। हमको समस्या है, हमसे बात ही नहीं की, बल्कि दूसरे मोहल्ले से बात करके आ गए। 4 महीने से लगातार 4 महीने से एक बूंद पानी नहीं आ रहा, किसी भी घर में नहीं आ रहा। हमारे मोहल्ले की वार्ड मेंबर जो पार्षद हैं वो तो हमारे साथ कभी खड़ी दिखी नहीं हमें। मोहल्ला देहली दरवाजा में गंगा मंदिर परिसर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में 45 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। इस दौरान यहां वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को घरों से भी बुलाकर स्थानीय जागरूक युवा इन्हें शिविर स्थल तक लाए। वहीं वैक्सीन लगाने के बाद लोगों को ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। इस मौके पर मौजूद भाजपा नेता सोहन लाल सुलानिया ने बताया कि कोरोना महामारी के बचाव में वैक्सीन काफी हद तक सहायक होती है, ऐसे में लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। वे डिप्टी CMHO डॉक्टर छबील कुमार का आभार जताते हैं, जिन्होंने यहां मेडिकल स्टाफ भेजकर यह शिविर आयोजित कराने में सहयोग प्रदान किया। आज दिनांक 4/6/2021 को गंगा मंदिर दिल्ली दरवाजा बाहर कोवैक्सीन का 45+ का सेशन है, जिसमें कोवैक्सीन की फर्स्ट और सेकंड डोज जिनका हो गया उनको लगाई जाएगी। 2 डोजेज का सेशन है आज का। जाटो समाज मोहल्ला दिल्ली दरवाजे बाहर गंगापुरा की ओर से गंगा मंदिर में हमारे डॉक्टर छबील दास जी के कहने पर हमने आज यहाँ वैक्सीन की डोज का कैंप लगवाया है। इसमें हमारा ये ज़्यादातर गरीब बस्ती और कच्ची बस्ती का मोहल्ला है। यहाँ इंजेक्शन लगाते हुए लोग डरते हैं। हम उनसे आग्रह कर रहे हैं और उनको समझा रहे हैं और घर घर से जाकर के हमारे कार्यकर्ता उनको लेकर के आ रहे हैं और उनसे उनके वैक्सीन का डोज लगवा रहे हैं। ये यहाँ पर लगभग 200 डोज आई हुई है। अब देखते हैं कितने लोगों को लग पाती है और हम प्रशासन का बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की बात सोच करके हमारे गंगा मंदिर में ये कैंप लगवाया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं। थानागाजी क्षेत्र के अंगारी गांव निवासी एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार उसका पौत्र घायल हो गया। सूचना मिलने पर थानागाजी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को बरामद कर मोर्चरी पहुंचाया। वहीं घायल बालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सामान्य चिकित्सालय में मृतक के पोस्टमार्टम के दौरान थानागाजी पुलिस थाने से आए हेड कांस्टेबल शिवराम ने बताया कि अंगारी निवासी सुनील कुमार बाइक पर सवार होकर अपने पौत्र के साथ गांव जा रहा था। रास्ते में प्रतापगढ़ के पास एक जेसीबी चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक में टक्कर मार दी। इससे सुनील कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया। एक थानागाजी से और अपने गांव अंगारी जा रहे थे पंडित सुनील कुमार शर्मा, तो रास्ते में एक जेसीबी से इनका टक्कर हो गई। क्या नाम, हरनेर से थोड़ा आगे गुड़ा के बीच में प्रतापगढ़ रोड पर। तो उसमें सुनील कुमार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई और क्या कहते हैं उसके पति पोता है, उसके थोड़ा इंजर्ड हुआ था। 3 सवारी थी मोटरसाइकिल पे। तो जेसीबी जब्त कर ली है ये किस हाँ, पे? जेसीबी थाने पर खड़ी है। मृतक किस पे? मृतक बाइक पे था। कहाँ से कहाँ जा रहा था? कुछ परिजन? ये थानागाजी से कोई सामान लेकर के और अपने गांव जा रहे थे। कहाँ का निवासी है? गांव है ये अंगारी ब्राह्मणों का ग्वाड़ा। ऑक्सीजन की कमी से अलवर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल शर्मा की मौत के मामले में सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ सहित अन्य नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ पुलिस थाने में दर्ज मुकदमे को लेकर सेवारत चिकित्सकों ने आपत्ति जताई है। वहीं आईएमए हॉल में सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से हुई आपात बैठक में पुलिस प्रशासन की कथित भेदभावपूर्ण नीति के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर सेवारत चिकित्सक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि राहुल शर्मा के परिजनों की ओर से एसपी से शिकायत के बाद एनईबी थाना पुलिस ने जिस तरह से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है वह संदेह पैदा करता है। एफआईआर में सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ और कई नर्सिंग कर्मियों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन निजी अस्पताल संचालकों को साफ बचाया जा रहा है।
यह कार्रवाई वाजिब नहीं कही जा सकती, इसकी जांच की जाए। किसी तो कोई भी मुकदमा आएगा और करेगा तो कल को हम इलाज करेंगे कि इन मुकदमों के लिए कोर्ट कचहरी और पुलिस के सामने पेश होते रहेंगे। तो मेरा आग्रह पुलिस अधीक्षक से और जिला प्रशासन से ये है कि आने वाले समय में जब जिला चिकित्सालय या चिकित्सक से संबंधित किसी का भी FIR दर्ज करने का या कोई कानूनी मुकदमा दर्ज करने का प्रावधान हो तो एक मेडिकल बोर्ड गठित किया जाए, उसकी एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जाए, उस ओपिनियन के पश्चात उनकी राय के मुताबिक आप FIR दर्ज करें। ये हमारी मांग है। और जो ये FIR है इसकी त्रुटि को और इसकी भूल को तुरंत सुधार करके इसमें जो निर्दोष चिकित्सकों को इन्वॉल्व किया जा रहा है उनको तुरंत बाहर किया जाए, अन्यथा 4 से 6 तारीख तक काली पट्टी बांधकर इस जिला चिकित्सालय, गीतानंद शिशु चिकित्सालय और महिला चिकित्सालय के चिकित्सक विरोध प्रदर्शन पर रहेंगे। लेकिन अगर प्रशासन नहीं चेता और अगर ये गलती इसी तरीके से जारी रही तो 7 तारीख को हम फिर पुनः चिकित्सकों की रणनीति बनाई जाएगी। कुछ दिनों पहले राहुल शर्मा नाम के व्यक्ति की मृत्यु यहाँ अलवर से उनको रेफर किया गया था और जयपुर ले जाया जा रहा था। किन्हीं कारणों से उनकी मृत्यु रास्ते में एम्बुलेंस में हो गई, जिसकी की जांच चल रही है। लेकिन बीच में ही उनके परिजनों ने एक पूरा परिवाद लिख के SP साहिबा को दिया कि हमने कहाँ भर्ती किया, किस तरीके से हमको रेफ़र किया और किस तरीके से हमारे साथ में ट्रीट किया गया और कहाँ से हमको एम्बुलेंस ALS मिली और किस तरीके से हम लेके गए। तो उस घटना में इतने सारा वर्णन होने के पश्चात भी सिर्फ राजकीय चिकित्सालय के जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, PMO डॉक्टर सुनील चौहान साहब को और कुछ हमारा जो स्टाफ, तो उनके खिलाफ तो FIR दर्ज कर ली जाती है और परिवादी के वर्णन में जो अन्य संस्था या जो अन्य नाम हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये सीधा संदेह पैदा करता है कि आपने किसी को छोड़ते हुए किसी को अपने विवेक से पकड़ा है, तो आपका विवेक सही कैसे हो सकता है। तो अगर आपने किसी को छोड़ा है तो या तो आप पे कोई दबाव है या आप किसी और इन्फ्लुएंस में कार्य कर रहे हैं। आपने सीधे उस व्यक्ति को तो दोषी ठहरा दिया जिसने मानवता के नाते उस एम्बुलेंस की व्यवस्था उस आदमी के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होते हुए भी यहाँ से करवाई और अन्य कारणों को आपने जांचा नहीं, देखा नहीं, परखा नहीं। और दूसरा, बिना मेडिकल बोर्ड बनाए, बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के आपने डिसाइड कर लिया। हमारा विरोध ये है कि मेडिकल बोर्ड से एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के पश्चात उस शिकायत पे अगर आपको देखना चाहिए था मेरिट के हिसाब से कि FIR किसके खिलाफ दर्ज की जाए। आपने सीधे सीधे जो चिकित्सक कोरोना से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली, कुछ को छोड़ दिया और कुछ को FIR में इन्वॉल्व कर लिया। तो इसका हमारा उनसे विरोध है कि आप इस त्रुटि को सुधारें और FIR में परिवर्तन करते हुए नई FIR फिर से लिखें जिसमें जो ये निर्दोष चिकित्सक हैं उनको तुरंत बाहर किया जाए। सर क्या नाम है और डेजिग्नेशन क्या है? मैं डॉक्टर विजय सिंह चौधरी, अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अलवर का अध्यक्ष। और अब बात करते हैं ऐतिहासिक जलाशय सागर में गुरुवार की शाम एक गाय के गिरने से हुई मौत की घटना की। एक आवारा गाय घूमती हुई सागर की सीढ़ियों तक पहुंच गई और संतुलन बिगड़ने से वह सागर के पानी में डूब गई। इस घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को भी दी गई, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आखिर सागर के समीप रहने वाले 3 साहसी युवकों ने स्थानीय अनेक लोगों की मदद से सागर में गिरी मृत गाय को बाहर निकाला। इन्होंने बताया कि सागर में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। नगर परिषद या अन्य विभाग की ओर से यहां सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस गाय को निकालने के लिए भी नगर परिषद और दमकल विभाग से कोई टीम नहीं भेजी गई। पुलिस ने भी गाय को निकालने के लिए सहयोग से मना कर दिया। लगेगा कि प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रशासन वाले, सिर्फ पुलिस और होमगार्ड वाले सिर्फ शाम को यहाँ चालान काटने आते हैं। कोई गिर जाए, कोई मर जाए, किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम लोगों का सहयोग नहीं होना तो गारंटी से सागर के अंदर जाने कितनी लाशें सड़े। यहाँ पर बड़े बड़े स्लोगन में लिखा हुआ था कि मछलियों को चुग्गा डालना मना है, लेकिन आप डेली आप यहाँ पे आकर सुबह देखो कि कितने हजारों लोग आके यहाँ पर सागर में आटा, ब्रेड, बिस्कुट, केले जो भी डालते हैं वो डाल देते हैं। अभी इसके अंदर कूदने का मतलब है कि जो आदमी इसके अंदर कूद के किसी को बचा रहा है ना, वो खुद में बीमार हो जाएगा। लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है।
किसी कोई आदमी ध्यान नहीं देता। किसी भी अगर किसी को फ़ोन करेंगे तो सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये गाय अगर अभी हम लोग नहीं निकालते इस गाय को तो ये गाय गारंटी से सड़ती इसके अंदर, और दुख हमको ही झेलना पड़ता, क्योंकि इस सागर का पानी इतना सड़ चुका है कि जब ये सागर के फव्वारे चलाते हैं लोग तो हम लोगों को हमारी खिड़कियां बंद करनी पड़ जाती है। इतना भयंकर गंदा पानी है इसके अंदर। यहाँ के पुलिस वालों को सूचना दी थी क्या आपने? यहाँ के पुलिस वालों को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस वाले नाम मात्र के हैं। वो दिन भर वहाँ छाया सेकते रहते हैं और वो अब भी वहाँ बैठे हुए हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी तनख्वाह पकाते हैं बैठ के। नहीं, आप पहुंचे थे क्या उनको सूचना देने की? हाँ बिल्कुल, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने वो हमको गाइड कर रहे थे कि आप इनको ऐसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, जैसे वो पुलिस वाले नहीं हो, कोई रेस्क्यू टीम वाले हो। ये बात ऐसे सामने मुझे मानो छत्ती पुलिस वाले रहते हैं, इनको खबर पड़ी थी शाम 4 बजे की गाय कूद गई। इन्होंने फिर उसको फ़ोन करा फायर ब्रिगेड वालों को, तो उन्होंने यूँ कह के चले गए कि तैराक नहीं है, दूसरी मर गई, इसके हम हाथ नहीं उठाएंगे। तो चले गए। तो ये सागर के बीच बीच थी, तो हमारे मोहल्ले में एक लड़का आया मेरे पास, उसने कहा कि ऐसे ऐसे सागर में गाय गिर गई है। तो हमने फ़ोन भी करा नगर परिषद में नंबरों पर, तो वो बिजी आ रहा था। फिर उसके बाद हम 9-10 जने मिल के, जिसमें हम 3 जने, मैं ये और ये तीनों कूद के इसको बांध के लेके यहाँ पे आए। फिर साथ के मोहल्ले वालों ने सभी ने सहयोग करा इसको खींचने में। फिर हमने इसके बाद हमारे वार्ड पार्षद को भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी। उसका जवाब ये आया कि आप पहले मुझको बोल देते, मैं अब नहीं आ सकता। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद का नाम है नारायण साहब। अच्छा, उनका जवाब ये था कि मैं अब नहीं आ सकता, तुमने लेट फ़ोन करा है। और फिर उसके बाद अब तुम देख लो ये आगे की पूरी वारदात। अलवर शहर सहित जिले भर में जिला कलेक्टर के आदेशानुसार लंबे अंतराल के बाद शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक सभी बाजार खुल गए। बाजारों में वापस रौनक लौट आई, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से दी गई इस छूट के दौरान यदि गाइडलाइन के प्रति इस तरह से लापरवाही बरती गई तो कोरोना संक्रमण बढ़ेगा ही। यह भी सच है कि बाजार खुलने से ग्राहकों और व्यापारियों दोनों को ही खुशी महसूस हुई है। यह खुशी आगे भी कायम रहे, इसके लिए गाइडलाइन की पालना जरूरी है। फिर भी आप देख सकते हैं कि अलवर शहर की भटियारे वाली गली के बाजार में सामान खरीदने के लिए उमड़े लोग सोशल डिस्टेंस भूल रहे हैं। विक्रेताओं को भी कोई चिंता नहीं है। इस दौरान कोई पुलिसकर्मी भी इधर इनको टोकने वाला नहीं था। वहीं उधर हुप सर्कस, पंसारी बाजार, घंटाघर और सब्जी मंडी के आसपास चाहे फल विक्रेता हो या नमकीन बेचने वाले या कपड़ा व्यवसायी, ये लोग पहले दिन ही मास्क पहनना भूल रहे हैं, जैसे कोरोना इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। A24 न्यूज़ चैनल के कैमरे की नज़र ही इन पर पड़ी तो ये मास्क ढूंढने लगे। अरावली विहार थाना पुलिस ने श्री कृष्ण यादव छात्रावास में पंखे और अन्य कीमती सामानों की चोरी के आरोप में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनके अलावा इसी चोरी में लिप्त 3 नाबालिग भी पकड़े गए हैं, जिन्हें निरुद्ध कर दिया गया है। अरावली विहार थाना पुलिस ने बताया कि 2 जून को श्री कृष्ण यादव छात्रावास के वार्डन की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि अज्ञात चोर कमरों के ताले तोड़कर 39 पंखे, वायर और गैस सिलेंडर आदि कीमती सामान पार कर ले गए। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम और सीओ सिटी के निर्देशन में गठित टीम ने 3 आरोपियों को अखैपुरा मोहल्ले से गिरफ्तार कर लिया है। इनके सहयोगी के रूप में 3 बाल अपचारी भी पकड़े हैं, जिन्हें निरुद्ध किया गया है। आरोपियों से चोरी का सभी सामान बरामद हो गया है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने 3 अन्य जगहों पर भी चोरी की वारदातें कबूल की हैं। 2/6/2021 को श्री कृष्ण छात्रावास है, उसके वार्डन ने FIR दर्ज कराई है कि उसके हॉस्टल से सभी कमरों से टोटल 39 छत के पंखे और उसकी वायरिंग और उसके अलावा सिलेंडर और बाकी सामान वगैरह वो चोरी हो गई, जिस पर श्रीमान SP साहब, एडिशनल SP साहब और CO साहब के निर्देशन में नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम द्वारा इसमें 3 तो विदेशी संघर्षरत बालक हैं, उनको निरुद्ध किया और 3 व्यक्ति हैं जो अखैपुरा के रहने वाले हैं। इनके नाम हैं गजानंद, विजय और राम सिंह और इनको गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से सामान भी बरामद कर लिया गया है और 3 वारदातें और खुली हैं स्कूलों की और अभी पूछताछ चल रही है और वारदातें शहर की खुलने की संभावना है। शहर के अनेक वार्डों में पीने के पानी की भारी किल्लत के चलते कई वार्ड के पार्षद अपने अपने क्षेत्र के नागरिकों के साथ जलदाय विभाग पहुंचे। यहां इन्होंने अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर धरना दिया और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जलदाय विभाग के अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद टूटने में नहीं आ रही है और जनता प्यासी इधर से उधर भटकने को मजबूर है।
शुक्रवार को भी मनुमार्ग स्थित जलदाय विभाग परिसर में एक्सीएन के कार्यालय के बाहर कई पार्षदों ने धरना दिया और नारेबाजी की। जलदाय विभाग तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जलदाय विभाग तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जलदाय विभाग, जलदाय विभाग। भाई साहब, मेरा क्षेत्र वार्ड नंबर 13 है और मुंशी बाग में एक टंकी है जो कि 15 मिनट भराव आती है, नीचे से वो बूस्टिंग से भरती है, जब जाके 25 मिनट की सप्लाई होती है। इस टंकी के अंदर जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने राइजिंग लाइन में ये बूस्टिंग वो लगा रखी है, 2 लाइनें, जो दूसरे वार्ड में पानी जा रहा है। मेरे वार्ड को कोई पानी नहीं मिल रहा है। मेरे वार्ड में इतनी तगड़ी समस्या हद से ज़्यादा। और मैं धन्यवाद देता हूं उन आयकर दाताओं को जो हमारे जलदाय विभाग के ये अधिकारियों को, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2.25 लाख और किसी को 60,000 और किसी को 70,000 तनख्वाह दे रहा है। इनके बच्चे तो सुख में जीवन जी रहे हैं और हमारे वार्ड वासियों को पानी पीने को पानी नहीं है। लिहाजा सुनना, मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि वार्ड नंबर 13 सहित जो इसके नंबर 2 में सभी वार्ड आते हैं जिनमें पानी की समस्या, उनको तुरंत सॉल्व कराई जाए, अन्यथा धरना प्रदर्शन के अलावा कुछ नहीं है। मेरा नाम घनश्याम सोनी है। किशन ने मुंशी बाग की टंकी पे जो राइजिंग लाइन से लाइन जोड़कर अपने मोहल्ले में ले जा रखी है, वो जलदाय विभाग का कर्मचारी है, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। राइजिंग लाइन में से जो कनेक्शन उनको काटा जाए। बहुत बड़ी। यहाँ वार्ड 61 के पार्षद सतीश यादव का कहना था कि अमृत योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो 35 नई बोरिंग हुई हैं, उनका पानी कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं। उनके वार्ड में जनता प्यासी है। देखिए, हमारा क्षेत्र है तिजारा फाटक रोड, वार्ड नंबर 61, जहाँ पर अमृत योजना के तहत पानी की सप्लाई शुरू हुई आज से लगभग 7-8 महीने पहले। तो उस समय 5-10 मिनट पानी आता था, लगातार हम मांग करते रहे। तो उन्होंने कहा कि शहर के लिए 35 नए बोर सैंक्शन हो गए हैं। जब वो शहर के नए बोर सैंक्शन होने के बाद जब लग जाएंगे तो उसके बाद आपके क्षेत्र का जो बोर थे, जो हमने शहर को जोड़ा हुआ था अमृत योजना के पानी से, उसको हम आपके क्षेत्र में जोड़ के और आपके पानी को सप्लाई को सुचारू रूप से करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार राजेश भाई ने कहा भी, तो इनके क्षेत्र में तो पानी सप्लाई भी नहीं हुआ है। तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि हमारे अमृत योजना की जो बोरिंगें हुई, वो बोरिंगों का पानी जा कहाँ रहा है? शहर में भी नहीं आ रहा। शहर के सारे पार्षद हमारे परेशान हैं। जो हम बाहरी क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र के पार्षद हैं, वहाँ 5 से 10 मिनट पानी बड़ी मुश्किल से आ रहा है, वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन। तो मैं तो ये मांग करने आया हूँ कि भाई हमारा पानी कहीं इधर उधर दे रहे हो तो वो बताइए, अगर नहीं दे रहे तो वे पानी है कहाँ? आप जब तक टंकियों को नहीं भरेंगे, वार्ड में लगातार जनता परेशान है और हमको रोजाना इस बात से आकर के कह रही कि आप हमें एक बार आदेशित तो करें, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम इस महामारी को देखते हुए लोगों को निवेदन कर रहे हैं, रोक रहे हैं कि आपने अपना जनप्रतिनिधि हमें चुन दिया है, हम आपकी समस्या को आगे उठाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ, यदि ये नहीं माने हमारे आने से, तो वार्ड की जनता बिल्कुल तैयार है। वो आंदोलन किस रूप का होगा हम नहीं जान सकते, क्योंकि जनता लगातार पिछले 6 महीने से, जिन्होंने नए नए कनेक्शन हुए हैं, लोगों ने पैसे जमा कराए, गरीब लोग हैं, कर्जा लेकर के पैसे जमा करा के कनेक्शन लिए, लेकिन उनके बहुत से घर ऐसे जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। सिर्फ पानी का एक ही कारण है कि 11.5 लाख लीटर की जो टंकी, उसमें मात्र 3 लाख लीटर पानी आ रहा है। अब आप बताइए, 3 लाख लीटर से पूरे तिजारा फाटक का जो बाहरी एरिया है, वार्ड 61 पूरा का पूरा और वार्ड 65 का आधा भाग, उससे कैसे पूर्ति करोगे 3 लाख लीटर पानी से? इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस जनता के सब्र का ज़्यादा इम्तिहान ना लें। जनता बहुत गुस्से में है। वहीं से राइजिंग लाइन आती है, हमको ज़्यादा दिक्कत हुई। अगर कोई भी सुनवाई नहीं होगी तो हमको कुछ भी अपराध करना पड़े, राइजिंग लाइन को तोड़ना पड़े, राइजिंग लाइन में से लोगों को कनेक्शन लेने पड़े, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। लोगों का गुस्सा, जो मेरा गुस्सा है, कि वहाँ की जनता का गुस्सा है, मेरा व्यक्तिगत को गुस्सा नहीं है। वहीं वार्ड 50 के पार्षद नेहा ने बताया कि 2 दिन में केवल 10 या 15 मिनट सप्लाई दी जा रही है, जिससे पूर्ति होना असंभव है। मैं नेहा गुप्ता, पार्षद वार्ड नंबर 50 से। मैं मीडिया के माध्यम से इन सोए हुए अधिकारियों को पहले भी अपनी पानी की समस्या के बारे में अवगत करा चुकी हूं और आज फिर मैं अपनी पानी की समस्या के लिए ही इन अधिकारियों को अवगत कराने आई हूं कि मेरे वार्ड नंबर 50 में पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। मेरे वार्ड में 2 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए। अब कुछ समय से तो वो कटौती भी सिर्फ 10 से 15 मिनट की ही रह गई है। तो पहली बात तो ये कि मैं इन अधिकारियों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब ये हमें पानी
15 दिन ही देते हैं तो ये पूरे महीने का बिल हमसे कैसे ले सकते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताएं ये अधिकारी कि इनको अधिकार किसने दिया कि 15 दिन पानी दे के ये हमसे पूरे महीने का बिल लें, और उसमें भी पानी की पूर्ति नहीं करते। 15 दिन में भी ये सिर्फ कितना पानी देते हैं, सिर्फ 5 दिन के बराबर हमें पानी देते हैं। दूसरी बात ये कि मैं ये लड़ाई सिर्फ अपने वार्ड के लिए नहीं लड़ रही हूँ, बल्कि मेरे इस पूरे जोन के लिए लड़ रही हूँ, जिसमें वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 58 और 50 सम्मिलित है। इन सारे वार्डों में पानी की वजह से भारी त्राहिमाम मचा हुआ है, पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। सारे वार्डवासी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो आज मैं अपनी समस्या को लेकर इन अधिकारियों के पास आई हूँ और साथ ही साथ ये अल्टीमेटम देने भी आई हूँ कि अगर हमारी समस्या का समाधान इन्होंने 72 घंटे के अंदर नहीं किया तो हम यहीं मनु मार्ग स्थित इस जलदाय विभाग के अंदर ही धरना प्रदर्शन करेंगे। तो या तो सोई अधिकारियों जाग जाओ, हमारी मांगों को पूरा कर दो, वरना धरना प्रदर्शन करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। क्या नाम? वहीं पार्षद घनश्याम सोनी और सुनील चौधरी ने भी अपने अपने वार्डों की पेयजल समस्या बताई। इन्होंने चेतावनी दी है कि अफसरों ने अब ज्यादा देरी की तो उग्र आंदोलन होगा। ऐसा कि हमारे जो खंड स्कीम में 2 लगता है, तो हमारी नेहा गुप्ता जी ने समस्या हमारे पूरे खंड की बता दी है। लेकिन मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको एक बताना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी समस्या एक मॉनिटरिंग ना होना है, और अगर पानी की समस्या है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की सांठगांठ आरओ वाले और टैंकर वाले ठेकेदारों से मिली भगत हमें लगती है, क्योंकि समस्या पानी की बढ़ेंगी तो पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। पानी के टैंकर की संख्या की कोई काउंटिंग होती नहीं है, कितना टैंकर कहाँ जा रहा है, उसका बिल कौन उठा रहा है, कितना उठा रहा है। आरओ वाले पानी पूरे शहर में सप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अधिकारी सारे के सारे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जनता और हम इनकी नींद अच्छी तरह जगा दें। हम आपके माध्यम से कहना चाहें, या तो आप सुधार दो, जनता आपको सुधारने का पूरा ताकत रख। शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने साइबर क्राइम के 11 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर ऑनलाइन ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीओ सिटी विकास सांगवान ने बताया कि 3 जून को जरिए पुलिस कंट्रोल रूम सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बोलेरो और एक बाइक पर 10-12 बदमाश संदिग्ध अवस्था में घूम रहे हैं। इस पर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने OLX पर ठगी और ऑनलाइन अश्लील चैट करने के आरोपियों को गिरफ्तार करने की रणनीति बनाई। पुलिस और DST टीम ने टैलको चौराहे पर कड़ी नाकेबंदी कर दी। इसके बाद बदमाश भागने लगे तो पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों में सभी मेवात क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपियों से विभिन्न कंपनियों के 27 मोबाइल, 1 लैपटॉप डेल कंपनी का, एक बिना नंबर की बोलेरो, एक बाइक बरामद की है। देखिए, IG साहब, SP मैडम और एडिशनल SP मैडम के निर्देशन में साइबर ठगों और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ एक अभियान किया जा रहा है, जिसके तहत एक विशेष टीम का गठन किया गया है। उसी के क्रम में कल शाम करीब 6 बजे हमें सूचना मिली थी कंट्रोल पे कि 10-12 साइबर ठगों की एक टीम है जो एक बिना नंबरी सफ़ेद रंग की बोलेरो से शहर की तरफ आ रही है। ये सूचना मिलने पे DST टीम और थाने की टीम के द्वारा नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी टेलको पॉइंट पे की गई थी, तो वहाँ पे नाकाबंदी को देखते हुए उन्होंने ये ओवरब्रिज की तरफ जो है भागने की कोशिश की, तो उसी में घेराबंदी करते हुए टीम ने उनको पकड़ लिया और बाद में थाने पे लाके उनसे पूछताछ की गई। और पूछताछ में सामने आया कि उनके पास करीब 11 अभियुक्त थे। इनके पास करीब 27 मोबाइल फ़ोन, 1 लैपटॉप जब्त हुआ और प्रथम दृष्टया तौर पर अभी तक की गई जानकारी के मुताबिक करीब 80 लाख रुपए तक की ये ठगी। इनके 2 तरह के मोडस ऑपरेंडी हैं, जिसमें एक में ये लोग OLX के ऊपर एडवर्टीज़मेंट डालते हैं और लोगों को कुरियर चार्जेस और इस तरह के चार्जेस बता के उनसे पैसे ऐंठते हैं। इसमें ये विशेष तौर पर आर्मी के और डिफेंस के लोगों की IDs को इम्पर्सनेट करते हैं और उनकी फ़ोटोज़ को शो करके ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करते हैं और उससे फिर लोगों को ठगते हैं। एक ये है। दूसरा जो तरीका आजकल काफ़ी यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि ये किसी भी लड़की की उनको मोबाइल न्यूड वीडियो क्लिप मिल जाती है और उस वीडियो क्लिप के साथ लोगों के साथ चैटिंग करते हैं। अब वो चैटिंग करने के लिए क्या करते हैं कि फेसबुक पे जनरली एक प्रोफाइल बनाते हैं लड़कियों की और वहाँ से अनजान लड़कों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। जब ये देखते हैं कि वो हनी ट्रैप हो गए हैं तो उनको व्हाट्सएप पे लेके आते हैं और व्हाट्सएप पे उनके साथ वीडियो कॉलिंग के बहाने उनके साथ एक न्यूड क्लिप बना लेते हैं और उसके बाद ये लोगों को
पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें परेशानी ये होती है कि जिसकी वीडियो क्लिप बन गई है वो भी शर्म के मारे या किसी भी और कारण से रिपोर्ट तक नहीं करता है और ये उनसे पैसे बार बार 5,000, 10,000, 20,000 इस तरीके से मांगते हैं। किधर की साइड के रहने वाले हैं ये करीब? अभी जो ये साइबर ठग थे ये बेसिकली सेमला और कैमासा गांव के मिले हैं जो गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो यही ज़्यादा बड़ा जोन है जो भरतपुर के साथ लगता है। क्या क्या नाम है? आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए A24 न्यूज़।